आपका 6 नंबर क्वेश्चन को अब हम देख लेते हैं। कह रहा है बिल्लू के पास में 1 रुपया, 2 रुपया एवं 6 रुपया के कुल 160 सिक्के हैं, जिसका कुल मूल्य 300 रुपया है। यानी कहने का मतलब है जो बिल्लू है वो जो लड़का है 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया का सिक्का रखा है और कह रहा है क्या कि मेरे पास 300 रुपया है। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी हो तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी है, प्रकार के सिक्के कितनी है। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि वो कह रहा है कि बुझो मेरे पास कितने सिक्के हैं, लेकिन कुछ कंडीशन बता रहा है। तो मान लीजिए आपको क्या कह रहा है कि यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या के 3 गुनी है, तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे माना कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, आप ध्यान से देखिएगा डियर, 5 रुपयों के सिक्कों की संख्या नहीं दिया है तो x मान लीजिए। अब लिखेंगे, अब मान लीजिए कि अब दूसरा मान लीजिए कितना, अब यहाँ पे जो कह रहा है ना वहां पे देख लीजिए 5 रुपयों के सिक्कों की संख्या 3 गुनी है। तो यहाँ पे आइए, अब यहाँ से पढ़िए, यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या के 3 गुनी है, तो अब लिखेंगे 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना होगा, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या का कितनी गुनी है, तो 3 गुनी है। कितनी गुनी है डियर, यहाँ पे कह रहा है ना 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है यहाँ पे। तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या x है और इसकी 3 गुनी है, यानी ये कितनी हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या जिनका कुल मूल्य 300 रुपया है। तो यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना निकालिएगा, तो कुल सिक्कों की संख्या 160 है। कुल सिक्कों की संख्या कितनी है डियर, 160 है, और इसमें से आपका 3x 2 रुपये के सिक्कों की संख्या है और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या x है। तो आप कहिएगा क्या कि x सिक्का ये और प्लस 3x ये, इसमें से अगर हमने घटा दिया तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या आपको मिल जाएगी। तो ये कितने हो गए डियर, ये 4x हो गए। तो यहाँ पे आप अगर 4x को घटा लेते हैं तो आपको 1 रुपये के सिक्कों की संख्या मिल जाएगी। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, इसे फिर से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ध्यान से, आपका क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपये के कुल सिक्कों की संख्या कितनी है, 160 है। तो मान लीजिए यहाँ पे कह रहा है कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 3 रुपये के सिक्कों की संख्या के जो है, यहाँ पे देखिएगा 3 गुनी है। 5 रुपये के जो सिक्कों की संख्या है कि 3 गुनी है। अब यहाँ पे क्या है, तो मान लीजिए 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी, x, और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या के 3 गुनी है, तो x ये है तो इसका 3 गुनी हो गया, तो 3x हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या अब आपको निकालना है। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या अगर आपको नहीं पता है तो कुल सिक्कों की संख्या, मान लीजिए आपको 10 रुपये दे दिया जाए और कहा जाए कि इसमें से 2 रुपया के 3 गो सिक्का है और 2 रुपये के 3 गो सिक्का है और 1 रुपया के 1 गो है, तो बताओ 50 पैसे का कितना होगा। तो आप इसको क्या कीजिएगा, 2 रुपया का 3 यानी 6 रुपया ये हो गया और 1 रुपया का 1 गो है तो 1 रुपया ये हो गया, तो 7 रुपया हो गया। ठीक है, तो आप कहिएगा 3 रुपया बचा, तो 3 रुपये में 50 पैसा के सिक्कों की संख्या कितनी, तो 6 होगा। तो आप कह दीजिएगा कि आपको 3 रुपये के 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 6 होगा। अब उसी तरह से यहाँ पे यह है, तो आपने क्या निकाला, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या यानी 160 कुल सिक्का में से इन दोनों को जोड़ के घटा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये तो सिक्कों की संख्या आपने निकाल लिया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि 300 रुपया, इन तीनों का मूल्य आपका कितना है, 300 रुपया है। तो बस अब कुछ नहीं करना है डियर, अब यहाँ पे देख लीजिए, यानी कि x अब प्लस, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 3x, अब 3x लिखेंगे, अब प्लस यहाँ पे 160 माइनस 4x। अब इनका मूल्य कितना है डियर, 300 रुपया है। लेकिन अभी भी रुकिए, इसमें कुछ
है कंडीशन, यहाँ पे अभी आपको बता रहे हैं 300 रुपया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा डियर, ये आपका संख्या से रुपया बराबर नहीं ना होगा, अभी उसका वैल्यू भी पुट करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे इसका वैल्यू तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या का वैल्यू है x, तो ये 5 रुपया है, तो इसलिए इसमें 5 से गुना कीजिएगा। इसमें कितने से गुना कीजिएगा? 5 से। चलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तो x रुपया है तो x गुना 5 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 5x हो जाएगा, प्लस है ये 3x है, यानी ये 2 रुपया का मान है, तो 2 रुपया के मान में 3x गुना 2 अपना वैल्यू होगा इसका, तो प्लस अब 160 है, तो 160 है और माइनस के 4 है, 4x है, तो इसमें भी तो आपको गुना करना पड़ेगा 1 से, तो आप 1 से गुना कीजिएगा तो ये कितना मिलेगा 160 है डियर, तो 160 माइनस के 4 ही वो मिलेगा। तो यानी कि आपको क्या मिला डियर, ये चीजें आपको बस एक लाइन, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी कि ये कैसे हुआ है। तो यहाँ पे आ गया आपका 5x प्लस 3 3 6x, 6x हो गया, आप प्लस 160 माइनस के 4x हो गया, आप बराबर 300 हो गया रुपया। अब रुपया ये बराबर हो गया। अब इसको हल कीजिए, आपका आंसर सही आएगा। अब कुछ नहीं है दिया, कहेंगे 5x और 6x, 11x में से आप 4x घटा दीजिए, 5x और 6x, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 5x प्लस 6x माइनस के 4x प्लस 160 बराबर 300। ठीक है, तो अब इसे आप कीजिएगा 5x में से 5 और 6x जोड़िएगा तो 11x हो जाएगा, माइनस के 4x हो जाएगा, प्लस 160 बराबर 300 हो जाएगा। आप एक एक नियम से बनाना जानते हैं, ऐसे बनाएंगे तो आपको गलत नहीं होगा। तो 11 में से 4 घटा दीजिएगा तो बच जाएगा 7x और इधर है बराबर 300 में से 100 माइनस यहाँ पे दे दीजिए, ये जो है 160 उस साइड जाएगा तो क्या होगा, इधर प्लस है तो उधर जाएगा, तो आपका यहाँ पे क्या होगा माइनस होगा 160। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे बनाते हैं आपको, यहाँ पे कितना होगा डियर 7x, यहाँ ध्यान दीजिएगा 7x बराबर, अब यहाँ पे 300 में से 160 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 140 हो गया। तो यहाँ पे आप लिखिएगा 140, तो x का मान आपको निकालना है 140 बटा के 7, तो 7 दूनी 14 20, तो x का मान आपका 20 आ गया, यानी संख्या कितना है x, तो x का मान 20, यानी 5 रुपए के सिक्कों की संख्या आप यहाँ पे कह सकते हैं कि 20 है। अब देखिए इसको यहाँ से ध्यान से, अब आपका x का मान कितना होगा तो 20, यानी ये 5 रुपए के सिक्के हैं, ये कितने हैं ये 5 रुपए के सिक्के, अब 5 रुपए के सिक्के कितने हैं डियर, तो 20 होगा 5 रुपए के सिक्के। अब ये संख्या है 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना है तो 20 है। अब दूसरा कर रहा है 3x, तो x में यानी 20 गुना 3, तो ये कितना हो गया 60 सिक्का, 60 सिक्का कितना रुपए का, 60 सिक्के आए कितने रुपए के, तो 2 रुपए के, 2 रुपए के कितने आए तो 60 सिक्के है, और यहाँ पे 1 रुपए के सिक्कों की संख्या तो 160 माइनस के 4x, तो 4x, x का मान आपका कितना आया है 20 आया है। ठीक है, तो 20 में आप 4 से क्या कीजिएगा गुना कीजिएगा, तो 20 चौका 80, तो 80 हो गया, तो इसको घटा दीजिएगा तो 80 ही आएगा, 80 8 दूनी 16 होता है, तो 80 सिक्का 1 रुपये का है। अब आपका कुल सिक्का निकल गया, यानी कहने का मतलब है कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 20 और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 60 और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 80। अब आप चाहें तो इन सभी को जोड़ करके 300 रुपए आपको पूरा करना है। तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 20, तो 20 25 100 रुपए आपका 5 रुपए के सिक्कों की संख्या का मूल हो गया, और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या आपका है 60, तो 60 दूनी 120 रुपया हो गया, और 1 रुपये सिक्कों की संख्या है 80, तो 80 रुपया हो गया। अब बस इसको जोड़ दीजिए, तो 0 0 0 8 2 10 के 0 1 1 2 1 3, 300 रुपये आ गया, और आपका मैथ पूरा बन गया। बस ज्यादा लेंथी बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी कंसेप्ट थी, ये अगर आप जान गए तो ये मैथ आपको बिल्कुल आसान है। ठीक है, इसे आप अपने नोटबुक में अपने हिसाब से इसे समझ के बनाएंगे। यदि लगेगा कि नहीं सर एक बार और समझेंगे,
तो आप इसी एक से 2 बार जितने बच्चे हैं आप देख सकते हैं। और फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फिर से हम इसे बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अगला प्रश्न को हम ले लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन जो है, पिता ने अपने 3 संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा 1:2:3 के अनुपात में करता है और अपने लिए 1 लाख रुपया रखता है। यदि उसकी कुल संपत्ति 2.5 लाख रुपया की हो तो प्रत्येक संतान को हिस्से के रूप में क्या मिला। जैसा कि आप जानते हैं कि हर पिता ये चाहता है कि हम अपने लिए कुछ पैसा बचा के रखें, ताकि उसी पैसा के लालच से जो मेरे पुत्र है वो हमारी सेवा करेंगे। तो वहीं ये पिता किए। तो सबसे पहले तो आप ये लिख लीजिए पुत्रों का हिस्सा। तो पुत्रों को किस अनुपात में ये बांटेगा, तो यहाँ पे लिखिए, माना कि पुत्रों का हिस्सा बराबर, अब लिखेंगे पहला पुत्र। तो पहला पुत्र को कितना मिला, 1 मिला, तो इसको क्या मिलेंगे, x मान लीजिए। दूसरा पुत्र को कितना मिला दिया, तो दूसरा पुत्र को कितना मिला, अब ध्यान दीजिएगा, दूसरा पुत्र को तो कितना मिला, इसे मिला 2x, तो बराबर इसको 2x लिख दीजिए। 2 मिला तो 2। और तीसरा पुत्र की अगर बात करें तो तीसरा पुत्र को कितना मिला, तीसरा पुत्र को तो इसे मिला है 3, तो 3 मिला है तो 3x आप लिख लीजिए। अब ये क्या हुआ डियर, ये पुत्रों का हिस्सा हुआ। अब यहाँ पे पिता ने पहले तो 1 लाख रुपया बच गया है। जो पैसा 1 लाख रुपया उन्होंने अपने लिए छांट लिया है, तो यहाँ पे बच कितना गया डियर, संपत्ति। मान लीजिए यहाँ पे संपत्ति 2.5 लाख रुपया कुल संपत्ति था, यहाँ पे लिख लीजिए कुल धन। तो कुल धन कितना है, 2.5 लाख। तो 2.5 लाख में से अगर ये 1 लाख रुपया अपने लिए बचा लिए तो कितना बचा, 1.5 लाख रुपया बचा। और इसे आप इसको रुपया में कन्वर्ट कीजिएगा तो ये ऐसे बदल जाएगा, इकाई नहीं सकना है 10,000 लाख, यानी 150,000 रुपया बच जाएगा। यानी ये कहने का मतलब है पिताजी क्या किए, 1 लाख रुपया छांट लिए, तो उसमें से आप 2.5 में से 1 निकाल दिए हिस्सा को, तो बच कितना गया दिया, तो इनके पास बच गया 1.5। तो आप लिखिएगा बच्चों में मिला हिस्सा, बच्चों को आप लिखिएगा बच्चों या फिर पुत्रों को मिला हिस्सा बराबर। अब देखिए, अब एक को कितना मिला है, x मिला है, दूसरा को कितना मिला है, तो 2x मिला है, और तीसरा को कितना मिला है, यहाँ पे देखिए 3x प्लस के 3x। अब इसके बराबर हो जाएगा 1.5 लिखेगा, या फिर आप ऐसे लिख दीजिएगा तो भी हो जाएगा, इकाई नहीं सकना 10,000 लाख, 1,50,000 रुपया आपका हो गया। अब देखिए तो इसको जोड़ दीजिए, और 3 6x, तो 6x बराबर हो गया 1540, ठीक है। तो x का मान आपको निकालना है, तो आप इसको क्या कीजिएगा, भाग कर दीजिए, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ पे गुना में है तो इधर जाएगा, तो बराबर के बाद में जाता है तो भागा में हो जाता है। तो बस इसे आप काट लीजिए, बिल्कुल कटता है तो 3 से काटिएगा तो 3 दूनी 6, अब ये कटेगा 3 5 15, तो यहाँ पे हो गया 40। अब यहाँ से 2 से काटेगा, तो 2 से काटेगा तो कितना मन में कटेगा, 25 पर में 50 करिएगा, और यहाँ पे 3 0 आ गया। यानी अब आपका डियर x का मान यहाँ पे निकल के आ गया। x का मान कितना निकला डियर, तो x का मान निकला 25,000। x का मान कितना निकला, 25,000। यानी अगर उसका छोटा पुत्र जो है, छोटा पुत्र कहिए या फिर पहला पुत्र है, तो पहला पुत्र का हिस्सा, अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इस चीज को कि पहला पुत्र को मिला है x, तो x की जगह पे यानी पहला पुत्र और पहला पुत्र को मिला है x, तो x का मान कितना आया है, तो ये पहला पुत्र को मिलेगा 25,000, ठीक है। अब दूसरा पुत्र की अगर बात करें तो दूसरा पुत्र को कितना मिला, ध्यान दीजिएगा, दूसरा पुत्र दिया, तो दूसरा पुत्र को मिला है 2x, कितना मिला है 2x, तो 2x यानी 2 गुना 25,000, तो 25,000 से गुना कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा कि नहीं, बोलिए हो जाएगा कि नहीं, तो 50,000 हो गया। अब तीसरा पुत्र की अगर बात करें तो तीसरा पुत्र को कितना मिला, तीसरा पुत्र को मिला है 3x, तीसरा पुत्र को 3x मिला है, तो 3 गुना यहाँ पे 25,000, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 75, 25 3 75,000,
रुपया। यानी यहाँ पे समझने वाली बात यह है डियर कि पहला पुत्र को मिला है 25,000, दूसरा पुत्र को मिला है यहाँ पे देखिए 50,000 और तीसरा पुत्र को मिला है 75,000। ये इनका कुल राशि हो गया। अगर इन सभी पैसा को जोड़िएगा तो 75,000 और 25,000 जोड़िएगा तो 1 लाख हो जाएगा और 50,000 ही हो गया। तो ये 1.5 लाख रुपया हो गया और 1 लाख रुपया पिताजी जो है अपने लिए बचा के रखे हैं। तो ये इनका हिस्सा हो गया। आशा है कि 7 नंबर क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। तो चलिए पहले हम 8 नंबर प्रश्न को लिख लेते हैं, उसके बाद में फिर आपको बताते हैं। तो इसे आप नोट डाउन कर लेंगे अपने नोटबुक में अच्छे तरीका से। अब हम आपके 8 नंबर प्रश्न पे आ गए हैं। आपका 8 नंबर प्रश्न कह रहा है 11 के लगातार 3 गुर्जों का योग 231 है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे अपने नोट कॉपी में लिख लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है 11 के लगातार 3 गुर्जों का योग 231 है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले आप इसका रूल समझ लीजिए, उसके बाद में आप स्वयं से इसे अपने अनुसार जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। इसे आप 2 तरीका से बनाएंगे, लेकिन रूल उसी पे जाता है जो आपका इसका नियम है। तो मान लीजिए 11 का गुणज कह रहा है डियर, यहाँ ध्यान दीजिएगा 11 के लगातार 3 गुणज। तो आप पहला गुणज को मानेंगे 11x मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि 11 के 3 गुणज कह रहा है तो 11 का पहला तो 11x मानना पड़ेगा और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा आपका 11x अब प्लस 11। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि पहला गुणज 11x है तो दूसरा 11x तो होगा लेकिन 11 ज़्यादा होगा। ठीक है, और तीसरा क्या होगा डियर, तो 11x होगा और प्लस इसमें 22 होगा, तभी तो 11 तो ये है और 22 तीसरा निकलेगा। जैसे कि आप 11 ये है और 22 ये है तो 33 हो जाएगा, 11 3 33 होता है। अब इन तीनों का योग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 3 गुर्जों का योग 231 है। तो यहाँ पे अब इन तीनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे और 231 के बराबर कर देंगे। अब इसे हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा या दूसरी विधि में, आप दूसरी विधि में इसे ऐसे बना सकते हैं कि मान लीजिए पहला गुणज क्या है, पहला गुणज x मान लीजिए, दूसरा गुणज आप x + 1 मान लीजिए। ठीक है, और तीसरा गुणज डियर आप जो है इसे x + 2 मान लीजिए तो भी आ जाएगा। अब देखिए अगर आपने x माना है पहला को और आप x + 1 दूसरा को माने हैं और x + 2 तीसरा को माने हैं, तो देखिए ये आप किसका गुणज माने हैं ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए आपको 11 का गुणज कह रहा है तो इस सभी में 11 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, यानी कि x और यहाँ पे x + 1 और फिर x + 2 सब में 11 से गुना कीजिएगा और इसको जोड़िएगा, तभी तो आपका 231 आ रहा है। तो इसमें सभी में आप 11 से गुना कीजिएगा तो भी आपका मैथ आएगा, सेम आंसर आएगा। तो गुना कीजिएगा तो 11x हो जाएगा प्लस, अब यहाँ पे एक बार इसके साथ गुना कीजिएगा तो 11 × x तो 11x, अब प्लस एक बार एक के साथ प्लस 11 होगा, फिर प्लस है ये भी 11x हो जाएगा और प्लस यहाँ पे 2 बार में 11 से तो 22 हो जाएगा और बराबर आपका कितना हो जाएगा 231। ठीक है, तो यही चीज़ तो हम यहाँ पे लिखे हैं, बस इसी चीज़ को आपको समझना था। आशा है कि यहाँ पे आप समझ पाए होंगे। अब चलिए या तो आप यहाँ बनाइए या फिर यहाँ बनाइए, दोनों बात सेम हुआ। ठीक है, समझ पा रहे हैं। अब देखिए अब यहाँ पे क्या कह रहा है, x को x के साथ यानी चर को चर के साथ जोड़ दीजिए और अचर को अचर के साथ जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए जो x होता है यानी a to z, a से लेकर के z तक जो होते हैं इसे हम z तक को क्या कहते हैं, z तक को हम चर कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, चर कहते हैं। और जो गिनती की संख्या होती है डियर, गिनती की संख्या जो होती है ये क्या होती है, यह अचर होती है, अचर होती है। क्या होती है, गिनती की संख्या अचर होती है। अब ये चीज आप समझ पाए होंगे। तो चलिए अब यहाँ पे आते हैं।
तो चर वाले के चर के साथ और अचर वाले को अचर के साथ जोड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए x है, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, ठीक है। तो 11x और 11x को जोड़िएगा तो 33x हो जाएगा, ठीक है। 33x प्लस यहाँ पे 11x और यहाँ पे 22x, सॉरी यहाँ पे 11 और यहाँ पे 22 है, तो इसको भी जोड़िएगा तो ये कितना आएगा, 33 आएगा, ठीक है, बराबर 231। अब कुछ नहीं है डियर, यहाँ पे 33x यहाँ पे रहने दीजिए, ठीक है। और बराबर में आपको पता है कि बराबर से पहले अगर प्लस में है तो बराबर के बाद अगर वो जाता है तो माइनस में होता है। तो इधर से पहले जो है, पहले जो संख्या दिया गया है वो वहीं पे रहेगा, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे 231 जो है ये रहेगा और यहाँ पे प्लस था तो इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 33x, तो यहाँ पे 33x बराबर, अब इसको घटाइए तो 1 में से 3 तो जाएगा नहीं, तो इसे घटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, 11। तो 11 में से 3 गया तो आपका 8 बचा और ये हो गया 2, तो 2 में से 3 नहीं जाएगा, ये मांगेगा कैरी, तो ये हो जाएगा 12, तो 12 में से 3 गया तो 9 और ये हो गया 1। ये कितना हुआ डियर, 1, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, यानी 33x बराबर 198 आपका आ गया। तो x का मान आपको निकालना है तो 198। अब देखिए यहाँ पे गुना में है तो इस साइड जाएगा तो बराबर के बाद भाग में होगा, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए x का मान अगर आप चाहें तो काट दीजिए, तो x बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। अब बस कुछ नहीं है डियर, आपका मैथ बन गया है। बस इसमें जो आपका सवाल दिया गया है इस पे आप x का मान भर दीजिए, ये हो गया x का मान, क्योंकि ये अभी आपका x का मान आया है, अब x का मान यहाँ x के मान भरते जाइए और आपका आंसर आता जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से डियर, इस चीज को हमने लिख दिया है ताकि x का मान पुट करना है। तो 11 आपको पता है यहाँ पे गुना छिपा है, तो x का मान 6 आया है प्लस। अब यहाँ देखिए, अब ये क्या होगा डियर, 11 और गुना 6 आप प्लस 11 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस, तो 11 गुना 6 प्लस 22 बराबर 231 आता है, ठीक है। तो 11 छके 66 पहला हो गया। दूसरा क्या हुआ डियर, यहाँ पे देखिएगा 11 छके 66 प्लस 11, तो जाहिर सी बात है आप इसको जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा, 77 होगा। और इसको भी हल करके आप जोड़िएगा तो कितना होगा डियर, आपको 88 होगा। यानी कि आपका पहला गुणज कितना हुआ, ये पहला गुणज हुआ डियर, ये दूसरा गुणज हुआ और यह जो है आपका तीसरा गुणज हुआ। और इन तीनों को अगर आप जोड़ते हैं तो 231 आ जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे लिखिएगा, पहला गुणज यहाँ पे लिखिएगा, पहला गुणज बराबर 66, दूसरा गुणज बराबर दूसरा लिखिएगा तो दूसरा गुणज क्या हो जाएगा, 77। और तीसरा कितना हुआ डियर, तीसरा जो हुआ, तीसरा कितना हुआ, 88। ये आपका आंसर बन के तैयार है, ठीक है। आशा है कि ये दोनों रूल आप समझ पाए होंगे और अब जो है इस मैथ को आप नहीं भूल पाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं, फिर उसके बाद में आपको बताते हैं। अब आपका 9 नंबर क्वेश्चन सबसे पहले हम कॉपी में लिख लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। सो देखिए डियर, आपका 9 नंबर कॉपी में हमने लिख लिया है, अब इसे बताने का प्रयास करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, संकुल संसाधन केंद्र महाविद्यालय फरना में आयोजित बाल मेले में प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम एवं विजेता को छोड़ करके शेष सभी प्रतिभागियों को 1 कलम दिया गया। यदि 100 छात्रों के बीच 120 कलम दिए गए तो विजेता छात्रों की संख्या ज्ञात करना है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि आपके विद्यालय में, ठीक है डियर, आपके विद्यालय में कहीं भी है उससे कोई मतलब नहीं है, किसी विद्यालय में मान लीजिए कोई बाल मेला आयोजित हुआ है और जो उस बाल मेला में विजेता घोषित होगा, विजेता को 2 कलम मिलेगा और जो विजेता नहीं है यानी कि जिसे हम उप विजेता कह सकते हैं, तो विजेता को 1 कलम दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके यदि उसमें से कुल मिलाकर के 100 यानी 100 छात्र के बीच में कुल 120 कलम बांटे गए थे, तो बताना यह है डियर कि विजेता कितनी होंगे, ठीक है। तो इसमें जाहिर सी बात है
कि विजेताओं की संख्या कम होगी और उपविजेताओं की संख्या ज्यादा होगी। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे क्या आपको विजेता की संख्या दिया है, विजेता की संख्या नहीं दिया है, तो माना कि आप लिखेंगे यहाँ पे माना कि विजेता की संख्या विजेता की संख्या दिया है डियर, तो विजेता की संख्या नहीं दिया है तो उसे क्या मानेंगे, x मानेंगे। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अब उप विजेता हम लिख रहे हैं, उप विजेता। ठीक है, तो उप विजेता कितने हैं आपको इसका भी मालूम है तो नहीं है, लेकिन हमको ये पता है कि कुल 100 छात्रों के बीच में बांटा गया था। कितने छात्रों के बीच में बांटा गया था डियर, तो 100 छात्रों के बीच में बांटा गया था। तो 100 छात्र में से अगर हम विजेताओं को घटा देंगे तो आपका ये जो है उप विजेता निकल जाएंगे, यानी कि जो विजेता नहीं घोषित किए गए थे लेकिन उसे भी एक कलम मिला है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 120 कलम मिलेगा। तो बस कुछ नहीं है डियर, आप इसे जोड़ दीजिए, यानी x प्लस 100 माइनस x बराबर कितना होगा, 120 कलम। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात डियर ये है कि विजेता को कितनी कलम मिली है, 2, तो इसमें 2 से गुना कर दीजिए, और उपविजेता को कितनी मिली है, तो 1 कलम मिली है तो 1 से गुना कर दीजिए। इतनी बातें समझ में आ गई होगी। अब ध्यान से देखिए डियर, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, तो ये कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, और प्लस यहाँ पे 1 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, ये 100 होगा, आप प्लस यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखिएगा, माइनस x बराबर 120। ठीक है, अब देखिए 2x, अब यहाँ पे कितना हो गया 2x माइनस x। अब ये जो है प्लस में है 100 तो उधर भेजिएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस में होगा तो 120 माइनस में होगा तो 120 माइनस के 100। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ x बच गया। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा डियर, x बच गया, यानी 2x में से माइनस के x घटाइएगा तो आपका x बच गया। तो यहाँ पे कितना बचा, तो 100 घटाइएगा तो कितना बच गया 20, यानी x जो आपका मान आया है तो ये क्या आया है, विजेता। और आपके प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि कितने विजेताओं की संख्या थी, यानी कि आपका जो है ये आंसर हो गया। आप लिख दीजिएगा विजेताओं की संख्या बराबर यहाँ पे 20 और उप विजेताओं की संख्या कितनी होगी, 100 होगी। ये आपका उप विजेता है और ये आपका विजेता है। तो आपका जो डियर है विजेताओं की संख्या पूछा है तो इसकी संख्या कितनी होगी, 20 होगी, और उप विजेता की संख्या कितनी होगी, 100 होगी। चलिए डियर, आपका 9 नंबर क्वेश्चन हमने अच्छे तरीके से बता दिया है। अब आपका 10 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए डियर, चलिए डियर, अब आपके 10 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपका 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है रवि के पिता की वर्तमान उम्र रवि के वर्तमान उम्र के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। यानी कहने का मतलब है कि मान लीजिए जो रवि के पिता होंगे तो उनका शादी पहले हुआ होगा तभी तो ये रवि हुए होंगे। वही कह रहा है कि रवि के पिता की वर्तमान उम्र, यानी रवि जब जन्म लिया होगा उसके 3 गुने से 5 वर्ष अधिक उसके पिताजी होंगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान से समझिएगा, यही बात आपको समझना ही है। ये चीज समझ में आ गया तो आपको ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो मान लीजिए कि यदि रवि का उम्र जो है उसके पिता के उम्र 3 गुने से भी 5 वर्ष अधिक है। ठीक है, अब कह रहा है सबसे पहले इतना आप बैठा लीजिए, उसके बाद में क्या कर रहा है 5 वर्ष बाद उसके उम्रों का योग 47 वर्ष होगा, तो दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए एक तरफ पिता मान लीजिए और एक तरफ पुत्र मान लीजिए। ठीक है, तो पुत्र का मतलब है ये रवि बाबू है। ठीक है, ये रवि बाबू है। तो आपको पता है रवि का उम्र पता नहीं है तो रवि का उम्र x मान लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है कि रवि की उम्र से, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो पिता का उम्र है रवि की उम्र से 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। तो मान लीजिए अगर आपने पुत्र को x माना है, ठीक है,
अगर आपने पुत्र को x माना है तो पिता को क्या मिलेगा, x में अब 3 से गुना कर दीजिएगा। क्यों, क्योंकि 3x 3 गुना, तो 3 गुना हो गया ये, अब इससे 5 वर्ष अधिक है। तो इतनी बातें आप समझ में आ गया होगा आपको। यानी कि रवि के पिता का उम्र रवि की उम्र से, ठीक है, रवि की उम्र से 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। तो ये x जो है, x तो बराबरी कहला दिया, लेकिन ये 3 गुना हो गया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये क्या हुआ, 3 गुना हुआ, अब 5 वर्ष अधिक है तो 5 वर्ष अधिक हो गया। अब कह रहा है कि 5 वर्ष बाद इनकी उम्रों का योग 47 वर्ष होगा। तो इसमें भी तो 5 वर्ष बढ़ेगा, तो इसमें भी तो 5 वर्ष बढ़ेगा। अब इन दोनों की उम्रों का योग कितना होगा, 47 वर्ष होगा। अब कुछ नहीं है, अब इसे हल कर लीजिए तो आपको पता होगा डियर, 3x यहाँ पे है, चर को चर के साथ जोड़ दीजिए, और यहाँ पे प्लस है x, तो 3x प्लस x बरा x, और यहाँ पे 5 प्लस 5, अब इसको लिख दीजिए ऐसे, 5 प्लस 5 और यहाँ पे 5 बराबर 47। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई होगी। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हो गया, 3x प्लस x, तो 4x हो गया, 4x प्लस 5, 5 10 5 15, 15 बराबर 47। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखिए डियर, यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, 4x, यहाँ पे 4x रहने दीजिए, अब इधर जाएगा प्लस है तो इधर बराबर के बाद में जाएगा तो माइनस हो जाएगा 15। ठीक है, अब इसको घटा लीजिए, तो 7 में से 5 गया 2, और ये कितना हो गया 4, तो 4 में से 1 गया 3, अब यहाँ पे कितना हो गया 4x बराबर 32। तो x का मान निकालना तो आपको आता है, x बराबर हो जाएगा 32 बराबर 4, तो आप 4 से काट दीजिए, 4 8 है 32, तो x का मान आपका कितना हो गया 8 वर्ष हुआ। तो 8 जो है x है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस चीज को ध्यान दीजिएगा, x आपने क्या माना है, x रवि का उम्र क्या माना है x, तो x में क्या है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, आप ये चीज ध्यान देना है, तो रवि का, अब यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, रवि के पिता की वर्तमान उम्र रवि के वर्तमान उम्र से 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। तो यानी कहने का मतलब है कि 5 वर्ष ये जो नहीं जोड़ना है, वर्तमान उम्र, अब किसका, पुत्र का। अगर पुत्र का वर्तमान उम्र कहेगा तो जो आपका यहाँ पे 8 आया है x का मान, तो 8 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई होगी। आप देखिए, पिता की वर्तमान उम्र अगर कहेगा, पिता की वर्तमान उम्र तो कितना होगा डियर। अब यहाँ पे 3x है, तो x का मान आया है तो 3x प्लस 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 गुना 8 प्लस 5, 8 3 का 24 प्लस 5, तो पिता कितने साल के होंगे 29 वर्ष। पिता का उम्र कितना होगा 29 वर्ष के, ये पिताजी हुए। ठीक है, रवि बाबू के पिताजी। ठीक है, ये रवि बाबू के पिताजी का वर्तमान उम्र हो गया 29 साल। अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर 5 साल के बाद में, तो मान लीजिए पिता यहाँ पे है, तो पिता अभी वर्तमान में कितना साल है 29 वर्ष के हैं। ठीक है, और पुत्र कितना साल का है, तो पुत्र है 8 साल का, 8 वर्ष का। अब ध्यान दीजिए, 5 साल के बाद कहा था, तो 29 में 5 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 34 वर्ष हो जाएगा, और इसमें 5 साल जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 13 साल हो जाएगा। अब जोड़ लीजिए, 4 3 7 और 3 1 4। आपका क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिए, नहीं तो कह रहा था 47 वर्ष योग हो जाए, तो आपका 47 वर्ष यहाँ आ गया है कि नहीं। ठीक है, आशा है कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीक़ा से समझ पाए होंगे, 10 नंबर प्रश्न को। ठीक है, तो चलिए हम अगले टॉपिक में, यानी कहने का मतलब है कि अब आपका जो लेसन है 2.3 को अगली वीडियो में हम लेकर के आ रहे हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपका कोई भी क्लास मिस ना करे। तो चलिए फिर मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक।